बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ इकरा खालिद एंड वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल की तरफ जो कि है स्मार्ट लर्निंग इन स्मार्ट वेज। तो मैं आपके पास आज जो यहाँ पे मौजूद हूँ, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक को, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको आज हम देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कितनी किस्में हैं, उनके हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और जो जो उनकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको आज हम साथ लेकर चलेंगे। तो मैंने मोस्टली बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी है कि वो स्टेट्स ऑफ मैटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है तो बहुत कॉमन सी चीज़ें, मगर बहुत सी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें किसी एक टॉपिक में मिलते हैं, उस टॉपिक में नहीं मिलते। आज हम उनको इस तरह से याद करेंगे, उनका इस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि हमारे लिए पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। सो आज हम देख लेते हैं कि कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की कितनी किस्में होती हैं। बेसिकली मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स। तो कुछ लोग अभी भी ये मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं। आपको पता है कि कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं और कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है मैटर की 4 स्टेट्स हैं। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आपने मैटर की जो है वो 4 स्टेट्स लगानी है, क्योंकि अब मैटर की जो है वो 4 जो है वो टाइप्स हैं जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है उसकी एक टाइप। तो ये आप एमसीक्यूज़ में इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने 4 स्टेट्स पर ही जो है वो डन करना है। तो आज हम उन 4 स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं और उनका आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। सो जो पहली स्टेट है मैटर की वो है सॉलिड, यानी कि ठोस। सेकंड स्टेट है उसकी लिक्विड, माया। थर्ड स्टेट है उसकी गैस, यानी कि किसी भी चीज़ का बुखारात की सूरत में चले जाना। फोर्थ स्टेट है उसकी प्लाज्मा, जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई उसकी जो स्टेट है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ द प्लाज्मा मैटर, दैट इज़ प्लाज्मा। तो हम लोगों ने इस ऑप्शन पे क्या करना है, टिक लगाना है। तो अगर आप इन शेप में देखें तो आपको इस शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। कैसे भला? अगर आप देखें फर्स्ट बीकर में तो वो सॉलिड टाइप की जो है वो ठोस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। ये जो बेसिकली इस तरह की स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। अगर आप सेकंड बीकर में देखें तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आपको नज़र आ रहा है, यानी कि चीज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स होने लग गई है, वो क्या है, लिक्विड है। अगर आप थर्ड स्टेट में देखें तो उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम हो गई हैं, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो ये गैस है। यानी कि आपको इस शेप में भी बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वाज़िया हो गई हैं कि सॉलिड में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, बहुत ही कम्पैक्ट किस्म की शेप है। अगर हम लिक्विड की देखें तो लिक्विड की जो शेप है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम पैक्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं। अगर हम गैस को देखें तो गैस में तो बिल्कुल ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें ना होने के बराबर नज़र आ रही हैं, और ये जो शेप है वो इस तरह से नज़र आ रही है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, वाइडली सेपरेटेड हैं। तो इस तरह से आपको कुछ इन शेप से भी आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये शेप माइंड में बैठ गई है तो आप खुद से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आसानी से लिख सकते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की वो देख लेते हैं, जो मोस्टली हर टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी होती हैं। वो क्या लिखा होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ द गैसियस स्टेट, यानी कि जो सबसे सादा और सबसे आसान स्टेट है मैटर की वो कौन सी है, गैसियस है। सेकंड है हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मोस्ट अबंडेंट स्टेट जो है मैटर की वो क्या है, सॉलिड है। यानी कि इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में स्टेट पाई जाती है मैटर की वो कौन सी है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। आगे हमारे पास लिक्विड आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स, हमारे पास जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड से थोड़े से कम कॉमन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ द मैटर क्या है, लिक्विड है। आगे है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ द मैटर जो है वो प्लाज्मा है। ये कुछ मैंने इस तरह से पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि चारों स्टेट में से मैटर की कौन सी स्टेट सबसे सिंपलेस्ट है तो आपने लगाना है गैसियस। अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है मैटर की जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ पे, तो वो कौन सी है, सॉलिड है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इन सेकंड मोस्ट अबंडेंट स्टेट कौन सी है, तो आप कहेंगे वो लिक्विड है, और जो रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट है वो प्लाज्मा है। हैव अ लुक, आप एक दफ़ा देख लें इनको, आपको थोड़ा सा माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि हमारे पास इन चारों में से एमसीक्यूज किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं।
आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस, यानी कि गैसेस की कौन कौन सी खसूसियात हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इज़ गैस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। गैस की कोई भी शेप या वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द भी इन्वायरमेंट में भी हमारे पास गैसेस मौजूद हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मगर हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन की कौन सी शेप है, ऑक्सीजन की कौन सी शेप है, नाइट्रोजन की कौन सी शेप है, हमें नहीं पता इनके बारे में। और ना ही हमने कभी देखा है कि हाइड्रोजन का कलर ब्लू है या नाइट्रोजन का कलर रेड है, हमें नहीं पता। ये पता है कि हमारे इर्द गिर्द गैसेस मौजूद हैं, मगर वो क्या शेप रखती हैं, हाइड्रोजन ने कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है, हमारे पास ऑक्सीजन ने कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है, हमें नहीं पता। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास गैसेस की कि गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, हैव लो डेंसिटीज़। इनकी सबसे ही कम जो होती है वो गाढ़ापन या कह सकते हैं और डेंसिटी होती है, मतलब इनका हजूम जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ये इतनी लाइट होती हैं। लाइट है, सॉलिड को आप देखते हैं, आप उठाते हैं तो आपको फील होता है कि आपने कोई चीज़ हाथ में उठाई हुई है। जैसे आप हाथ में एक बॉल भी उठाएं ना तो आपको फील होगा वो सॉलिड है ना, कि मैंने कुछ उठाया हुआ है। अगर आप ऐसे हाथ सीधा करें, स्ट्रेट करें, तो हमारे हाथ के ऊपर भी गैसेस मौजूद हैं, मतलब एयर में गैसेस मौजूद हैं, हमारे हाथ के ऊपर भी गैसेस मौजूद हैं, मगर हमें उन गैसेस का कुछ ख़ास वॉल्यूम फील नहीं हो रहा होता, कुछ ख़ास डेंसिटी, हजूम या मैस फील नहीं हो रहा होता। ये है सेकंड पॉइंट बेसिकली। थर्ड है हमारे पास दे हैव एबिलिटी टू डिफ्यूज़ एंड इफ्यूज़। ये जो है हमारे पास इनकी एबिलिटी होती है कि किसी भी जगह ये जा सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं, मतलब डिफ्यूज़ भी कर सकती हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रेज या परफ्यूम, तो अगर हम उसको यूज़ करें मतलब बॉडी पे, तो हमारे पूरी जो है वो बॉडी से खुशबू आने लग जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है। अगर इसको हम देखें, अगर हम एक रूम स्प्रे यूज़ करें, हम रूम के एक कोने पे रूम स्प्रे को यूज़ करते हैं, मगर पूरे रूम से उसकी अच्छी सी खुशबू और महक आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि वो जो गैस थी, गैस है ना, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो हम स्प्रे करते हैं रूम में वो क्या होती है, गैस होती है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, गैस है। तो अगर हम देखें, हम उसको कुछ एक कोने में डालते हैं और वो निकलती जो है वो गैस की खुशबू किसी और कोने से है, इट मीन्स कि वो डिफ्यूज़ हो गई है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ये है गैस। तो एक बात आपको ये भी पता चल गई है इंटरेस्टिंग सी कि हमारे पास जो परफ्यूम्स हैं वो भी गैसेस की टाइप्स हैं, और वो भी किस मेथड के ज़रिए जो है वो पूरे रूम में खुशबू, हमने कभी नोट ही नहीं किया कि हम तो सिर्फ एक जगह पे वो परफ्यूम करते हैं, स्प्रे करते हैं, रूम स्प्रे करते हैं, तो वो पूरे रूम में स्प्रे की खुशबू कैसे चली जाती है। तो बेसिकली वो डिफ्यूजन होती है, हमारे पास वो जो गैस की खुशबू है वो एक सी जगह दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है। सो उसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, कि हम उनको जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उनको जो है वो कम कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज कर सकते हैं अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो। मतलब कि अगर हम देखें तो हम गैस को जो है वो कंप्रेस भी कर सकते हैं कंप्रेसर यूज़ करके। इस तरह से गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखें तो अगर हम एक सिलेंडर भरवाएं, जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं आम रूटीन में घर में, तो जो हम गैस यूज़ करते हैं घरों में वो यूँ होती है कि अगर उसमें उसका सिलेंडर बढ़ा लिया जाए तो गैस पूरा का पूरा सिलेंडर ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर उसका सिलेंडर कम लिया जाए तो वो कम ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि उसको कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, जितना वॉल्यूम हम उसको देंगे उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। इट कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्योंकि उसके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, तो जिस तरह से हम उसको हीट करेंगे उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और भी वीक हो जाएंगी, और जो मालिक्यूल्स हैं वापस में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब वो दूर चले जाएंगे तो गैस क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, वो क्या है कि देयर मालिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। गैस के मालिक्यूल आपस में कंपैक्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, वो लगातार हर वक्त जो है वो मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ नहीं है ना, उनके में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो किसी भी जगह आसानी से आ सकते हैं और किसी भी जगह आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेट ऑफ मोशन है मालिक्यूल्स की वो क्या है, फ्रीली है, दे कैन मूव एवरीवेयर, हर जगह जो है वो इजीली जा सकते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं ऐसी कुछ और कि द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक।
हमारे पास जो गैसेस हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, क्योंकि उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो फोर्सेस भी नहीं होंगे, उनके दरमियान आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी। गैस कैन एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमारे पास क्योंकि गैस किसी भी किस्म का वॉल्यूम हासिल कर सकती है, तो वो एक ख़ास किस्म का प्रेशर जो होती है ना वो कंटेनर पे डालती है, एंड दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ द कोलिजन। अगर हम देखें तो गैस को उठाएं ना सिलेंडर को, तो बहुत वजनी से नज़र आता है, हालांकि उसमें हमने तो ये बात की है कि गैस के तो कोई भी वॉल्यूम नहीं है, कोई भी मैस नहीं है, तो वो इतना वजनी क्यों होता है। बेसिकली जो गैस के मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर में बंद कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर एक सिलेंडर भी क्यों नहीं है, अगर हम उसको उस कंटेनर में बंद कर दें तो गैस के जो मॉलिक्यूल आपस में मोशन कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, वो टकराएंगे, कोलिजन करेंगे आपस में, और वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके वॉल्स के ऊपर, यानी कि कंटेनर के या सिलेंडर के वॉल्स के ऊपर वो क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, पैदा करेंगे। और वही प्रेशर ही हमें बेसिकली क्या फील हो रहा होता है कि वो उसका क्या है, बहुत ज़्यादा वजनी हो गया, ये बहुत वजनी हो गया। असल में होती तो उसमें गैस ही है, मगर गैस को जब हम किसी में बंद कर देते हैं तो वो कोलाइड करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस कम होती है ना, वो हर तरफ मूवमेंट तो कर रही होते हैं, तो स्पेस कम होने की वजह से वो आपस में टकराते हैं, बाल से टकराते हैं कंटेनर की। तो इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो चीज़ वजनी हो गई है या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, चीज़ भारी हो गई है, ठीक है। सो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन जो थी वो मैंने कहा कि आपको बताती चलूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। व्हाट इज़ जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। ये बेसिकली एक है, तो लगता यूँ है जैसे कि साइंटिस्ट के नेम पर है कि जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट हो रहा है। हम सोचते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से, पूरी केमिस्ट्री की बुक में मैंने तो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। असल में वो बेसिकली इसी जगह पे जो है वो पाया जाता है जहाँ पे हम लोग गैसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, इस जगह पे हमारे पास बेसिकली ये टॉपिक भी मौजूद। हाँ जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हमारे पास किसी किस्म की शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो जब हमने उसको ना पढ़ा हो ना, तो मैं यूँ लग रहा होता है कि पता नहीं वो हमने पूरी बुक में ही नहीं पढ़ा, हालांकि एक्चुअली वो हमारी बुक में होता है, हमारे टॉपिक में होता है, बस हमारी वो आंख से जो है वो गुजर जाता है, हम उसको देख नहीं सकते ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, ताकि आप लोगों को याद हो। अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा था, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो उस क्वेश्चन को लिखने में आसानी हो जाएगी। सो व्हाट इज़ जॉल थॉमसन इफेक्ट। व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस अकर्स, जब सडनली गैसेस की जो है वो एक्सपेंशन होने लग जाती है, देन कूलिंग टेक्स प्लेस, तो उस टाइम जो है वो ठंडक होने लग जाती है इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में। इट इज़ कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट, यानी कि कूलिंग के इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है। चीज़ ठंडी हो गई है, वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, मगर किसकी ब्याह पर हो रही है, गैसेस के ब्याह पर हो रही है। वो गैसेस उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन कर रहे होते हैं। ये तीन बातों को अपने रेलिवेंट रखना है, एक्सपेंशन होगी, गैसेस की होगी और कूलिंग होगी। तो इस केस में जो इफ़ेक्ट होगा वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, और ये सॉलिड्स या लिक्विड्स में नहीं होता, ये ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। ये तो हमारा ख़त्म हो गया गैसेस वाला टॉपिक। अगले पॉइंट को देख लेते हैं कि उसमें क्या डिस्कस करना है। सो हमारा गैस वाला टॉपिक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक को देखते हैं, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड्स को बेसिकली हम देख लेते हैं, लिक्विड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या है, माया है, ये भी हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, जैसे कि हमने जिक्र किया था गैसेस में कि गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सिमिलरली लिक्विड की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मगर गैसेस का तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं था, इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, ये भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में ही होते हैं, हरदम हरकत ही कर रहे होते हैं। The densities of the liquid are much greater than the gases and close to the solids। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कंपैरिजन में आप लोगों को बताए हैं कि हमारे पास जो अगर हम देखें गैस और लिक्विड को, तो जो लिक्विड है उनकी भी गैसेस की तरह कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। मतलब हमें नहीं पता कि वाटर जो है वो क्या कहते हैं, वाटर का जो है वो रेड कलर है या अल्कोहल का रेड कलर है
कोई शेप नहीं है, मतलब कि वाटर एक ट्रायंगुलर शेप में नहीं है, या अल्कोहल जो है वो एक क्यूबिक शेप में नहीं है, या कोई शरबत हम बनाते हैं, जूस बनाते हैं तो उसका भी कोई शेप नहीं होती। मतलब कि कोई शेप यूँ होती है ना, सर्कल टाइप, ट्रायंगुलर टाइप, क्यूबिक टाइप। तो सॉलिड का तो आप देखते हैं कि शेप है, वो क्यूब की सूरत में भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, वो एंगुलर हो सकती है, मगर लिक्विड्स की कोई शेप नहीं है। अगर माया है तो वो सिंपल सी उसकी एक ही शेप है। मतलब पानी को अगर आप देख लें, अगर आप कोई जूस देख लें, कोई शरबत बना रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो हर केस में आप लोगों को ये नज़र आएगा कि उसकी कोई ये ख़ास शेप नहीं है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम उनका जो है वो डेफिनेट होता है। जितना आप मर्ज़ी बीकर यूज़ कर लें या कंटेनर यूज़ कर लें, जितना वॉल्यूम आपने लिक्विड का डाला है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। मतलब अगर हम देखें ना गैस को, तो गैस को अगर हम एक गिलास में डालें तो सारा ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर हम उसी गैस को डालें एक सिलेंडर में तो वो सारा ऑक्यूपाई कर लेगी। हम नहीं कह सकते कि गैस सिलेंडर के इस कोने पे मौजूद है या इस कोने पे मौजूद है। गैस जो है वो सिलेंडर के पूरे ही पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन जो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अगर हम हाफ़ गिलास में डालेंगे तभी भी उतना हाफ़ रहेगा, जग में डालेंगे तभी भी उतना ही, जितना उसकी मिकदार हमने डाली है उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। डजंट मैटर्स कि वो कप है, गिलास है, जग है या बहुत बड़ा कंटेनर है। लिक्विड की जो शेप है वही की वही रहती है, वो हर जगह जो है वो मूव नहीं करने लग जाता। ये नहीं कि हमने जो है वो सिलेंडर के पैंदे में डाला है लिक्विड और वो आया होगा उसके जो है वो टॉप पे, ऐसा नहीं है। लिक्विड की डेफिनेट जो होती है वो वॉल्यूम होता है, जहाँ पे हम उसको रखते हैं वहीं पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, हर वक्त जो है वो मोशन में होते हैं, जैसे गैसेस के होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में क्योंकि फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स के हर वक्त जो है वो मोशन में है। द डेंसिटीज़ ऑफ द लिक्विड आर मच ग्रेटर दैन दोज ऑफ द गैसेस। हमारे पास जो डेंसिटी है, मतलब जो उसके हजूम है, जो उसका मैस है लिक्विड्स का, वो गैसेस से तो ज़्यादा है। बट क्लोज टू द सॉलिड्स, इतना है कि वो सॉलिड के करीब हो सके। अगर आप देखें एक हाइड्रोजन के मालिक्यूल को लें या एक वाटर के मालिक्यूल को लें, डेंसिटीज़ ऑफ द लिक्विड आर मच ग्रेटर दैन द दोज ऑफ द गैसेस। तो हमने बात मतलब डिस्कस कर ली है कि जो हमारे पास जो लिक्विड हैं वो ज़्यादा हजूम रखते हैं। अगर आप एक तरफ उठाएं वाटर का मालिक्यूल और एक तरफ उठाएं आप हाइड्रोजन का मालिक्यूल, तो हाइड्रोजन तो आपके हाथ में मौजूद है, नाइट्रोजन भी, न जाने कितनी गैसेज आपके हाथ में मौजूद हैं, मगर फील नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आप एक हाथ में उठा लें वाटर का गिलास तो आपको उसका क्या होगा, मैस हजूम फील होगा। यही है, यही बात उन्होंने की है कि हमारे पास जो लिक्विड हैं उनकी जो है वो कुछ हजूम होता है, उनका एक मैस है, उनका एक वॉल्यूम है। शेप नहीं कह सकते हम। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी किसकी भला, लिक्विड्स की, जो हमने डिस्कस की थी। एक दफ़ा उसको फिर माइंड में बिठा लें। रिपीट कर देती हूँ मैं कि दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, ये पहली वाली से थोड़ी सी मिलती है गैस से। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, अगर उनका वॉल्यूम डेफिनेट है। मालिक्यूल्स हर टाइम उसके क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, और डेंसिटीज जो होती है उनकी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो आगे हम देख रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक जो, हाँ जी, तो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास लिक्विड्स की, तो उसको देख लेते हैं। देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन द गैसेस एंड सॉलिड्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स की, वो इंटरमीडिएट होती है, दरमियान में होती है गैसेस एंड सॉलिड्स की। यही वजह है कि वो सेंटर में है, ना वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हैं, यानी कि ना उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं जितनी सॉलिड्स की होती हैं। कम्पैक्ट शेप होना एक और चीज़ है, और ना ही इतना बेढंगा या इतना क्या कहते हैं उसको, रैंडम का शेप है जैसे गैसेस की होती है। तो इन दोनों शेप में वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी सेंट्रल शेप है, ना बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हम कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, गई गुजरी शेप है या बेढंगी सी शेप है। हमें नहीं पता लिक्विड्स कैसे होते हैं। तो आप लोग घर में बहुत ज़्यादा लिक्विड्स यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिक्विड है इसकी कोई डेफिनेट जो है वो शेप नहीं है, बट डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर है। तो इसके क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बिटवीन है, सेंटर में है सॉलिड और गैसेस की। सेकंड पॉइंट ये है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
सॉलिड का मेल्ट हो जाना, पिघल जाना लिक्विड में, यही होता है ना मेल्टिंग, कि कोई भी चीज़ मेल्ट हो गई है, पिघल गई है, जब वो पिघलेगी तो वो किस में चेंज होगी, मेल्टिंग के पॉइंट के दौरान जो चीज़ होगी वो चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड के दरमियान। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग में ये होता है कि चीज़ जो होती है वो चेंज होती है लिक्विड से गैस के दरमियान, बॉयल होना शुरू हो गई है, मतलब उसके बुखारात बनने लग गए हैं। तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। जिस मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सॉलिड की एग्जांपल ले लें, सॉलिड्स हो गए ना, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अगर आप किसी रबड़ को पिघलना चाहें तो उसके लिए आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी लिक्विड को यानी कि वाटर को सिलेंडर पे रख दें तो जल्दी से बुखारात में चेंज हो जाएगा। अगर गैस को रखें तो वो उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही बुखारात में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछी जाए कि किस स्टेट ऑफ मैटर जो है वो किस स्टेट ऑफ मैटर की जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने लगाना है सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। अगर इसी तरह से इसको चेंज कर लिया जाए कि अगर आपको सॉलिड की शेप में बता दी जाए कोई भी और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई मैटर बता दी जाए, और लिक्विड में कोई जूस या इस तरह की कुछ आपको लिक्विड अल्कोहल या इस तरह से कोई भी यूज़ कर ली जाए, और गैस में कोई भी गैस की एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने ये पॉइंट को माइंड में रखना है कि जिससे भी मैटर की स्टेट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उस स्टेट का होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जो कि सॉलिड्स की हैं। इस केस में हम सॉलिड वाले जो MCQs होगा उस पर टिक कर देंगे। अगला है हमारे पास पॉइंट के मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। हमारे पास जिस तरह से गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, हरकत में होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट के लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। ये बात मैंने इस पहले अभी भी डिस्कस किया है कि हम लिक्विड को भी सॉलिड में डील कर सकते हैं ऑन कूलिंग बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी तो चेंज करना है लिक्विड्स को सॉलिड में, यानी कि सॉलिड से थोड़ा सा कम्पैक्ट शेप है और लिक्विड थोड़ा सा डिसओरिएंटेड शेप है। तो लिक्विड जो है वो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब हमने लिक्विड को चेंज करना है सॉलिड में, तो जब हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होता है। तो अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें तो लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। असल में जो मैटर की स्टेट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट हो सकती हैं, इंटरकन्वर्टेबल हैं। हम उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, गैस में भी वापस सॉलिड में आ सकते हैं। तो इनकी डिफरेंट डेफिनेशन है, कुछ सब्लिमेशन है, कुछ जो है वो फ्रीजिंग है, कुछ मेल्टिंग है, कुछ कंडेंसेशन है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि लिक्विड्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड्स में। तो अगला देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स क्या चीज़ है, उसको हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हम सॉलिड को डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड सब्सटेंसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टाइटली पैक्ड। हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं, मतलब उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके साथ बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट सूरत में मौजूद होते हैं। दे आर नॉन कंप्रेसिबल। हम उनको जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि हमने डिस्कस किया गैस की सूरत में कि हम गैसेस को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, बट सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर एक सपोज मेरे हाथ में एक वो रेज़र है या कोई मतलब रेज़र एग्जांपल ले लें, तो रेज़र को मैं जितनी मर्ज़ी प्रेशर दे दूँ उसकी शेप वही की वही रहेगी, वो ज़्यादा कंप्रेस होकर बड़ी सी ट्यूब नहीं बन जाएगी। तो गैस को तो अगर हम कंप्रेस करें तो वो डिफरेंट शेप्स हासिल कर लेती है, मगर अगर हम सॉलिड्स को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, क्योंकि उनका एक ख़ास हजूम होता है, एक ख़ास मैस है उनका, उनके ख़ास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब मतलब यूनियन हो किसी भी चीज़ में, स्ट्रेंथ हो
आपस में ट्रैक्शन हो, ताकत हो, तो उनको कोई भी जो है वो अलग नहीं कर सकता, कोई भी प्रेशर नहीं कर सकता। वही बात है, एक दफ़ा हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना, वो किसान और उसके बच्चों वाली। तो जब वो मुत्तहिद थे, इकट्ठे थे, यूनाइटेड थे, तो उस केस में वो सब पे भारी थे, उनको कोई कंप्रेस नहीं कर सकता था, कोई उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे उन लोगों ने जो है आपस में वो करना शुरू की, लड़ाई करना शुरू की, उनकी दरमियान फोर्सेस कमज़ोर हुई, अट्रैक्शन कमज़ोर हुई, तो उनको तोड़ना, उनको कंप्रेस करना, उनको प्रेशराइज करना उतना ही आसान हो गया। वैसे ही सॉलिड का भी वही केस है कि गैस में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, उसको जिस तरह चाहें हम उसको वैसे ही ढाल सकते हैं। उसको हम चाहें तो बेकर बना दें, उसको हम चाहें तो हम उसको गैस में डाल दें, मतलब सिलेंडर में डाल दें, हर सूरत में हम उसको जो है वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड क्योंकि अट्रैक्शन में है, फोर्सेस में है, उससे जुड़े हुए हैं, तो वो जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। मतलब कि जैसे हम लोगों ने गैस की एग्जांपल ली थी कि गैस को तो हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं एक शेप से दूसरी शेप में, या एक जगह पे अगर हम गैस मौजूद है तो दूसरी जगह जा सकती है। मैं डिस्कस की थी रूम स्प्रे की एग्जांपल से। मगर अगर हम सॉलिड को देखें तो अगर हम सॉलिड को एक जगह फेंके तो दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, तो वो जहाँ पे रहेगा उसी जगह ही मौजूद रहेगा, वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड्स की। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब आप देखें तो जो लिक्विड थे उनका जो था वो डेफिनेट शेप नहीं थी, डेफिनेट वॉल्यूम था। गैस का दोनों नहीं था, लेकिन सॉलिड के दोनों हैं, क्योंकि ये एक कम्पैक्ट शेप है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है, तो इसकी शेप भी है और इसका वॉल्यूम भी है। अगर आप देखें तो सॉलिड बहुत सी शेप में है, सर्कल में भी हमें नज़र आती हैं, या हमें क्यूबिक फॉर्म में भी नज़र आती हैं, कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में भी है। मतलब हमारे कि काफ़ी एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स की, तो अगर आप देखें तो उनका डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी अलग अलग है। मतलब जो रेक्टेंगुलर शेप होगी उसका वॉल्यूम अलग होगा, अगर आप उसको उठाएंगे तो उसकी शेप अलग होगी, वॉल्यूम अलग होगा, उसका हजूम अलग होगा, उसका मैस अलग होगा, उसका वेट अलग होगा। अगर आप दूसरी चीज़ को उठाएँ तो उसका मैस, उसको वॉल्यूम, उसकी जो है वो अलग होगा। तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड जो हमने डिस्कस कर ली हैं। हाँ जी, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 3 स्टेट्स थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब मैं आपको इस शेप में थोड़ा सा समझाने में आसानी मुझे हो सकती है कि अगर आप देखें तो ये सॉलिड है फर्स्ट बीकर में, सेकंड बीकर में लिक्विड है और थर्ड बीकर में गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड के दरमियान है, और शेप भी सॉलिड की नज़र आ रही है, वॉल्यूम भी सॉलिड का नज़र आ रहा है। अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन शेप कुछ नज़र नहीं आ रही। अगर हम गैस को देखें तो गैस का ना तो कोई शेप नज़र आ रही है, ना ही गैस से कोई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में? जब हम मेल्ट करेंगे सॉलिड को तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, और अगर हम लिक्विड को ठंडा करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। ये 2 बातें मेन पॉइंट हैं याद रखने वाले, कि मेल्टिंग से क्या चीज़ किस में चेंज होती है। मेल्टिंग से सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और फ्रीजिंग से लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। अगला यह है कि लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं बाय वेपोराइजिंग या इवेपोरेशन, बुखारात की सूरत में या बुखारात के अमल के दौरान जो है इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन के दौरान हम लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं ऑन बॉइलिंग। सिमिलरली हम गैस को भी लिक्विड में चेंज कर सकते हैं कंडेंसेशन पे, यानी कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये 4 प्रोसेस के नाम मैंने बता दिए हैं कि मेल्टिंग में क्या से क्या चीज़ चेंज होती है, फ्रीजिंग में क्या से क्या चेंज होता है, वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में, और कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड में। अब कुछ सोचने वाली बात यह है कि क्या गैस भी सॉलिड में चेंज हो सकती है? क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो गैस को भी सॉलिड में चेंज कर सके? तो हाँ जी, गैस को भी हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन का, यानी कि व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आयोडीन है। आयोडीन को भी हम गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं थ्रू सब्लिमेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हेल्ड अ फिक्स पैटर्न,
अगर आप सॉलिड में देखें तो मॉलिक्यूल्स का एक फ़िक्स पैटर्न है, एक मखसूस शेप है। अगर लिक्विड में देखें तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पैक्ड हैं, क्लोज बट फ्री मूव कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। और गैस को देखें तो गैस में तो कोई ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ना कोई फिक्स पैटर्न है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप पूछा जाए एमसीक्यू में कि विच स्टेट ऑफ द मैटर हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप सबसे अच्छी और कम्पैक्ट होती है। होप सो आपको मैटर की स्टेट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम किस किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं और किस किस तरह से एमसीक्यू जा सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको हर तरह की स्टेट ऑफ मैटर से जो है वो आगाह कर सकूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, और डेफिनेशन भी मैंने आपको उनकी मतलब क्लियर कर दी है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे जो है वो कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर भी करूँगी। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। अगर आपको कोई भी मेरे टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर इनकमिंग वीडियो आप पर जो है वो पहुँच सके। और अगर आपको मेरा जो है ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और गुड कमेंट भी कर दीजिएगा। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।